Good afternoon to everyone. Am I audible loud and clear? Okay. होमवर्क के सारे क्वेश्चन हो गए ना? अच्छा, अपन लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, ये भी सिर्फ बेसिक बात हो रही है ना, इसकी कोई हेडिंग नहीं है। देखो, मान लो जैसे कि अपने पास में ये कोई डिस्क्रीट सिस्टम है। चलिए सब लोग इधर आ जाइए बेटा फटाफट। ठीक है, अब मैंने कहा कि एक प्लेट है, इसमें कुछ पार्टिकल्स रखे हुए हैं, इसे घुमाना है। प्योर रोटेशन, अभी हम सिर्फ प्योर रोटेशन की बात कर रहे हैं कि प्योर रोटेशन कराना है इस प्लेट का। तुम कहोगे सर किस एक्सिस के अबाउट घुमाएं? क्या इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाएं ऐसे, या इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाएं ऐसे, या इसको सिंपली इस एक्सिस के अबाउट घुमाएं ऐसे? बोलो क्लियर है क्या? एक और भी हो सकती है, मैंने तीन लिए, और भी एक्सिस हो सकती है। कोई बच्चा कहेगा नहीं मैं तो ऐसे घुमाऊंगा, ले भाई ऐसे घुमा। क्लियर है? तो फॉर रोटेशन सबसे पहले काम की चीज जो होती है वो होती है किस एक्सिस के अबाउट। रोटेशन इज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस। अब कभी कभी क्या होता है कि हमने एक रॉड ली, उसको यहां पे फिक्स कर दिया, और अभी घूम रही है ऐसी बढ़िया। तो हमें क्या लगता है कि ये तो रोटेशन अबाउट पॉइंट है। हम ऐसा बोल देते हैं, किताबों में कभी कभार देते हैं रोटेशन अबाउट पॉइंट, बट बेसिकली ये एक एक्सिस है ना, जो कि तुम्हारे फेस की तरफ आ रही है, बाहर बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है। तो रोटेशन इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस जरूर डिफाइन करना पड़ती है रोटेशन के लिए, ठीक है? तो लेट अस सपोज हमने एक एक्सिस डिफाइन कर दी रोटेशन के लिए, और अभी हम अपनी बॉडी को मूव करा रहे हैं। हमने एक एक्सिस डिफाइन कर दी और हम बॉडी को मूव करा रहे हैं। चलो, इस एक्सिस के अबाउट ये हमारे पार्टिकल्स हैं। अब इस एक्सिस से हर पार्टिकल की अपनी कुछ दूरी है, r1, r2, r3, r4, है ना? एम आई ऑडिबल लाउड क्लियर? अब बेटा तेरे साइड से एक बार नेटवर्क चेक कर ले, मेरे इधर से इशू नहीं है तो, और मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ। ओके, तो ये लेट अस कंसिडर अ डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ मासेस, अ डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ मासेस। मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको थोड़े टाइम बाद समझ में आएगा। ऑफ m1, m2, mn वैल्यू at a distance r1, r2, r3, rn value from axis of rotation। फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है बच्चों इतना? हाँ, देखो, अब अगर ऐसा है तो हम ना क्या करते हैं, हर पार्टिकल को देखते हैं। अगर हम हर पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे थोड़े से, और अभी इसको ये हॉच पॉच हो जाएगा, इसको हटा देते हैं अपन पिंक लाइन को। थोड़े दूर दूर पार्टिकल ले लेते हैं, जैसे एक ले लिया ये 1, ये 2। अब ये एक्सिस घूम रही है, तो इसका कुछ v1 होगा, इसका कुछ v2 होगा, इसका कुछ v3 होगा, और इसका कुछ v4 होगा। होगा कि नहीं? हर पार्टिकल का अपना कुछ होगा। चलिए, तो हर पार्टिकल की अपनी कुछ स्पीड है v1, v2, v3, और हर पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। हर पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, उनकी अपनी स्पीड है v1, v2, v3, v4। ये हर किसी को क्लियर है। लेट्स राइट द काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी कैसे पढ़ाने लग गए सर आप? पहले तो आप बेसिक बताते थे, फिर आज काइनेटिक एनर्जी क्यों? तो अभी समझो, सुनो मेरी बात। क्या लिखोगे? हाफ m1 v1 स्क्वायर
इसकी लिखोगे हाफ m2v2 स्क्वायर, ऐसे करते करते हाफ mn/vn²। हाफ m1v1 की जगह पे क्या लिखोगे, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ω²r1² हाफ m2 ω²r2², ऐसे करते करते हाफ mn ω²rn², हाफ ω² सब में से कॉमन ले लें तो m1 m1r1², यही होगा क्या? बिल्कुल, अभी बताऊंगा, पहले इतना मैंने सही लिखा, हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एकदम सही लिखी है। अच्छा, मान लो शुरुआत में सब रेस्ट पे थे, ठीक है, और जब तुमने देखा तो सब ओमेगा से घूम रहे थे, तो दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। अरे यार, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या देता है? वर्क डन टोटल। मतलब किसी भी बॉडी को, यहां पे मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी बॉडी को घुमाने में किया गया कार्य कितनी मेहनत लगेगी हमें, क्या वो इस बात पर निर्भर करता है? अरे यार बोलो, किसी भी बॉडी को घुमाने में कितनी मेहनत लगेगी? आज तक तुमने सारी चीजें कैसी पढ़ी है? इधर स्क्रीन पर आओ सभी लोग जल्दी से। आज तक तुमने सारी चीजें कैसी पढ़ी है? सर ये आपका मोबाइल फोन है, ये ऐसा स्ट्रेट चल रहा है, ये आपका मोबाइल फोन है ऊपर से नीचे आ रहा है, ये आपका मोबाइल फोन है ऐसा ऐसा ये आपका मोबाइल फोन है, अगर ये ऐसा गोल घूम रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, ये पढ़ा है। लेकिन अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? अभी मैं पढ़ा, किसी का नोटिफिकेशन भी आ गया, बताओ, ये पढ़ा रहा हूं मैं। ये आपका मोबाइल फोन है, ये रोटेट हुआ, ये रोटेट हुआ, ये रोटेट हुआ, ये रोटेट हुआ, ये रोटेट हुआ। क्लियर है? तो इसमें किया गया कार्य कितना है, इसके रोटेशन में किया गया कार्य कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। सर अगर एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता ना, तो बताइए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती हाफ mv², लेकिन अगर एक प्योर प्योर रोटेशनल मोशन है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी गंदी आ रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है हाफ m1r1², हाफ m2r2², ऐसे हाफ mn/rn², ω²। मान लो अनंत पार्टिकल होते तो हाफ m1v1², हाफ m2v2², ऐसे लिखते ना यार तुम लोग। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ। अरे तुम्हें ही जवाब देना है, ऐसे लिखते ना अगर सब पार्टिकल एक वेलोसिटी से चल रहे होते तो। तुम ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बातों बातों में क्या पढ़ा दिया, मैं पढ़ा तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी रहा था, लेकिन मैंने बातों बातों में बोल दिया कि जिस तरीके से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वर्क पावर एनर्जी सॉल्व करते टाइम जो तुम्हें फीलिंग मास देता था, आज से रोटेशनल मोशन पढ़ते टाइम वो फीलिंग तुम्हें ये वाला टर्म देगा। अरे यार, मेरी बात आई कि नहीं समझ में? तुम्हें अगर कोई कह दे दुनिया में कि जाओ एक कार को धक्का दे के आना है और एक जेसीबी को धक्का दे के आना है, कौन सा आसान है तुम्हारे लिए मूव कराना, और क्यों? कार क्यों? सभी लोग लिख रहे हैं कार, क्योंकि कार का मास कम है ना, तो सर हमें बचपन से ही फीलिंग है कि उसका मास कम है तो आराम से मूव हो जाएगी। कैसी मूव होगी वो? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो कोई भी रेक्टिलिनियर, मैं कहूं ट्रांसलेशन मोशन के लिए हमें फीलिंग देता है मास, कि जितना कम मास उतना कम फोर्स लगेगा बॉडी के मोशन में लाने के लिए, हाँ या ना? F बराबर ma, बोलो भाई सभी लोग। आज के बाद जितना भी किसी बॉडी को घुमाना है, मैं इसकी फील भी दिलाऊंगा तुम्हें, है ना, सबको दिलाऊंगा फील। जी, किसी भी बॉडी को घुमाना है तो उसके लिए हम निर्भर हो जाएंगे इस टर्म पे, और इस टर्म को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल। कभी भी जीवन में तुम्हारे
तुम्हारे जीवन में कभी भी ये संदेह हो कि कौन है जो कि हमें कैसे पता लगेगा कि घूमने में ज्यादा दिक्कत देगा, तुम बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ध्यान रखना। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है जो कि घूमने में कोई बॉडी कितनी आसानी से घूमेगी ये बताता है। जैसे कि कम मास तो कम जल्दी कम फोर्स में काम हो जाएगा, आसानी से मूव हो जाएगा, वैसे ही कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ज्यादा जल्दी ज्यादा आसानी से घूम पाएगा। क्लियर हुए क्या मेरे शब्द सभी को? हाँ या ना? मैं इनका भी और बातें समझानी है। चलो इधर आओ, सब लोग स्क्रीन पे आओ, वापस स्क्रीन पे आओ और इधर देखो। ये स्क्रीन दिख रही है बेटा? ये स्क्रीन दिख रही है सभी को? ठीक है। इस फोन को ऐसे घुमाना आसान है, देखो कितने बढ़िया तरीके से एक उंगली से ही घूम जाएगा। देखो कितने बढ़िया तरीके से घूम रहा है, सभी लोग देखो, है ना? अब इसे ऐसे घुमाना कठिन हो रहा है। जब एक्सिस तुम्हारे चेहरे के सामने वाली आई तो इसे घुमाना कठिन हो रहा है। बोलो। ऐसे घुमाना और थोड़ा कठिन हो रहा है सर, जब एक्सिस बीच में से गई बॉडी के। बोलो। तुम लोग भी अपने पास जो भी ऑब्जेक्ट हो उसमें देख सकते हो। मतलब किसी बॉडी को घुमाने के लिए ये बात पर भी निर्भर करते हैं हम कि उसकी एक्सिस क्या है। ऐसा क्यों? तो इधर देखो, इधर देखो, ये मेरा मोबाइल फोन, एक बार मैंने इसको बीच में से घुमाया ऐसा, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से सुनो, इक्वल मास इधर भी है और इतना ही मास इधर भी है, तो घुमाना आसान था। इक्वल मास मतलब सेम दूरी पर है मास। अगर मैं यहां से घुमाता हूं ऐसे, तो मास बहुत दूरी तक है यहाँ पे R1, और ये जो प्रोडक्ट आएगा ना ये R1 का स्क्वायर आएगा। तो मतलब आई की वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू और बढ़ जाएगी। और शब्द बोलो यार, आई की नहीं बात समझ में तुम लोगों को? क्लियर है क्या ये बात? तो दो चीजें हमारे दिमाग में बैठ गई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होना चाहिए, तो हम किसी चीजों को बड़े मजे से घुमा सकते हैं। पानी की भरी हुई बॉटल, मेरे पास पानी की बॉटल नहीं है रूम में, एक सेकेंड है, मैं लेके सामने ही रखी। इधर देखो, इधर देखो, ये दिख रहा है तुम्हें? इसको ऐसे घुमाना कठिन है, ऐसे घुमाना कठिन है इसको, ठीक है? लेकिन इसको ऐसे घुमाना बड़ा आसान है ना। देखो, ऐसे घुमाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? एक्सिस बदल गई रोटेशन की, मास उतना ही है, अभी भी आधा किलो ही है, लेकिन अब एक्सिस बदल गई और पहले एक्सिस बदल गई थी। क्लियर है क्या सभी को इतनी बात अच्छे से? तो किसी भी पार्टिकल को घुमाने के लिए इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका मास कितना है। पहला तो बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वेट होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि एक्सिस जो घुमा रहे हैं वो कितनी, वो वो कौन सी एक्सिस है, किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं हम। क्लियर है क्या ये बात? हमारे द्वारा किया गया मेहनत कहाँ जा रही है, हमारे द्वारा की गई मेहनत जा रही है किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी। अगर आप ऐसी एक्सिस के अबाउट घुमाते हो, ऐसी वाली एक्सिस के अबाउट, तो मेहनत ज्यादा लगेगी, और ऐसी वाली एक्सिस के अबाउट सेम मास को घुमा रहे हो तो मेहनत कम लगेगी। So moment of inertia is analogous to mass which we study in NLM. क्लियर है ये बात सभी को? इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर अंग्रेजी मीनिंग समझो तो इनर्शिया मतलब टेंडेंसी टू अपोज। अरे यार, इनर्शिया मतलब टेंडेंसी टू अपोज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंडेंसी टू अपोज रोटेशनल मोशन, टेंडेंसी टू अपोज रोटेशनल मोशन। तो अब तो और अच्छी फीलिंग आएगी सर, वापस से इसको देखें तो इसको ऐसे घुमाना बड़ा आसान है, क्योंकि यहां पे टेंडेंसी टू अपोज रोटेशनल मोशन कम है, लेकिन ऐसे बहुत मुश्किल है। क्लियर है सभी को? समझ में आया?
तो हमें एक कहानी क्लियर हुई कि प्योर रोटेशन करते टाइम एक क्वांटिटी जो कि हमें सदैव पढ़ना पड़ेगी, जिसके बिना काम नहीं होगा, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका जनरल फॉर्मूला इसे दिखाया जाता है आई से, और इसका जो फॉर्मूला निकल कर आया वो आया m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर mn rn स्क्वायर। हाँ या ना बोलोगे सभी लोग? क्लियर है क्या ये बात? लिखो, ऊपर हेडिंग डालना चर्चा ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कल हमने काइनेमैटिक्स पूरा पढ़ लिया था, आज हमने क्या स्टार्ट कर दिया है? डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। याद रखना इसको, आज हम इनका डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं सबका। नहीं, मैं इन पे सब पे 100 में 2 मिनट रुको, बता रहा हूँ बच्चों। यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यहां से हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन mass of the body, axis of rotation of the body, mass of body, axis of rotation of the body। और किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा बताओ? मास ऑफ द बॉडी हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी हो गया, और बोलो यार, डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। अच्छा, और मास ऑफ द बॉडी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ये क्या शब्द है सर? इधर देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई बॉडी ऐसी है और तुमने घुमा दी, तो ऑब्वियस सी बात है इधर साइड मास ज्यादा है, यहाँ पे कम होता जा रहा है। अब अगर तुम इसको ऐसे घुमा रहे हो, प्राण उड़ जाएंगे बेटा। मास एक्सिस से बहुत दूर हो गया है, मेजर मास एक्सिस से बहुत दूर हो गया है। क्लियर है? तो यहां पर सेम बॉडी है, यहाँ पे टोटल मास m है, यहाँ भी टोटल मास m है, लेकिन बोथ हैव डिफरेंट आई, I2 I1। क्लियर है? बोथ विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ I। क्लियर हुई क्या सबको इतनी बात? अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेवर डिपेंड्स ऑन MOI, नेवर डिपेंड ऑन ओमेगा, अल्फा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल। इन पर किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। क्लियर है बात? मटेरियल ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी पे, मास बोल रहे हैं ना, तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड कर सकता है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी पर भी निर्भर करेगा। क्लियर है? ये डेंसिटी ऑफ द बॉडी का मतलब अभी मैं कराता हूं तुम लोग। देखो, डेंसिटी ऑफ द बॉडी का मतलब क्या हुआ? 2 किलो का एक डब्बा लकड़ी का और 2 किलो का एक डब्बा वही लकड़ी का, दोनों में मास सेम है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम अलग हो गया। क्लियर है? तो डेंसिटी बदल गई। तो डेंसिटी पर निर्भर करेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है डेंसिटी। क्लियर है ना सभी को? 2 kg 2 kg I1 I2, तो I1 नॉट इक्वल टू I2, यहां भी I1 नॉट इक्वल टू I2 है ना? लिखो इसको।
मतलब सर अब पढ़ाने से पहले आपके लिए एक और काम हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर बताओ। पढ़ाने से पहले अब एक और काम हमारे पास में ये हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर बताइए। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता होगा तो हम काम नहीं कर सकते। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नोटेशन होता है बेटा, जैसे एम मास के लिए होता है ना, वैसे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नोटेशन होता है। लिखा? चलिए आगे चलते हैं। दिस स्क्रीन साइज इज क्लियर नाउ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रैंडम किसी डिस्क्रीट सिस्टम के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं? फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट सिस्टम m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर, है ना? तो एक क्वेश्चन करेंगे हम, जैसे कि मान लीजिए 2 kg find the moment of inertia about the axis AA about the axis BB and about the axis CC। चलो सॉल्व करो जल्दी। एक और चीज, चलो पहले करो फिर बताता हूं। एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने की है, एक और चीज जो यहाँ पर ध्यान देने की है वो ये है कि r जो होता है ना, ये r एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r हर जगह। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ m1 r1 स्क्वायर, where m1 is mass of the body and r is small r is distance perpendicular from axis of rotation। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं मिस कर गया बोलना, सब लोग लिखिएगा फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जरा जल्दी बताइए। एक और एक्सिस ले लो डी डी, 45 डिग्री पे। ये ओरिजिन है तुम्हारा। खैर ओरिजिन तो कोई इतना यहाँ पे नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्सिस पे से देखेंगे 2 kg मास की कितनी दूरी है? 1 मीटर। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस ए एक्सिस पे से देखेंगे 3 kg मास की कितनी दूरी है? 2। परपेंडिकुलर दूरी है, देखते जाओ सब लोग, 2 का स्क्वायर। फिर ए पे से 4 kg वाले मास को देखेंगे तो कितनी दूरी है? 3 का स्क्वायर। तो टोटल आंसर कितना आ गया? 2 + 4 3 = 12
3 3s are 9 into 4 36 48 50। एक और बात लिखो यहाँ पे, एसआई यूनिट ऑफ केजी मीटर स्क्वायर। क्या है यूनिट, बोलो मेरे साथ, केजी मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर स्क्वायर। IAA सब बच्चे जवाब देंगे। अब आता है सीसी, आईसीसी क्या होगा सर, यहां से चलेंगे 3 kg, 3 × 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे तो कोई मास है ही नहीं, बस यही दो मास है, 0, तो 3 और 8 कितना हो गया, 8 और 3, क्लियर है आईसीसी सभी बच्चों को। तुम्हें फील आ रहा होगा कि सेम सिस्टम है लेकिन अलग अलग जगह से घुमाने में कितना वैल्यू में चेंज आ गया। देखो अब अगर सेम सिस्टम, सेम टोटल मास सेम है, और अगर आईबीबी के अबाउट घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया। अरे पागल लड़के, ये आईसीसी है ना, तो इससे एक मास 3 kg का कितनी दूरी पे है, 1 की, तो mr²। दूसरा मास कितनी दूरी पे, 2, दूसरा मास 2 kg कितनी दूरी पे, 2 का, तो 2mr²। वापस कैसी बात करता है रे, क्लियर है इतना। सभी लोगों को, अरे बी कैसे जीरो, बी इसीलिए जीरो हुआ क्योंकि यहां पर सारा मास एक्सिस पर ही पड़ा हुआ है। बी क्यों जीरो हुआ कोई बता सकता है, क्योंकि सारा मास एक्सिस पर ही पड़ा हुआ है, कहीं और नहीं है। चलो अब आईडीडी निकालते हैं, यही निकाल लेते हैं आईडीडी। चलो आईडीडी निकालना है सर, तो ये रही हमारी एक्सिस। तो एक तो दिख रहा है कि 3 kg का तो जीरो होगा क्योंकि वो एक्सिस पर ही पड़ा हुआ है। हाँ निधि बोल सकती है, क्योंकि वो वाले पॉइंट का भी मैं भी बताता हूँ वो बात है ना, रुक जा 2 मिनट। देखो अब इस एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी, ये होगी परपेंडिकुलर दूरी। इस 4 kg की परपेंडिकुलर दूरी ये होगी। एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी लिखनी है। अरे यार यही तो पढ़ाया है, एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी पे कौन सा मास है, तो ये भी हो गया बेटा 45 डिग्री। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस दिया हुआ है 1, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/√2 p/1। तो p कितना आ रहा है बेटा, 1/√2। क्या ये लाल वाली दूरी 1/√2 आ रही है, सभी बच्चे जवाब दें हाँ या ना। क्या ये दूरी भी 1/√2 आ रही है, देख लो कैलकुलेट करके, 1 मीटर ही दिया है डिस्टेंस। अब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाना है, mr²। दूसरा मास है 2 kg का, 1/√2 का स्क्वायर। तीसरा मास है 3 kg का, सॉरी 4 kg का, 1/√2 स्क्वायर। दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डी डी एक्सिस। हाँ या ना सभी लोग बोलो। आंसर क्या आया, 4 1/2 2 1/2।
2 + 1 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डी डी कितना हो गया? 3 kg/m²। मतलब सिस्टम को सबसे कठिन किधर है घुमाना? सिस्टम को सबसे कठिन है ए के अबाउट घुमाना, फिर सी के अबाउट, फिर डी के अबाउट और फिर बी के अबाउट। बोलो क्या इस बात की फील आई सभी को? और क्या क्वेश्चन से समझ में आया कि सेम मास होने पर भी या टोटल मास कांस्टेंट होने पर भी अलग अलग एक्सिस से घुमाने में कितना फर्क आ रहा है आई की वैल्यू का? हर कोई क्लास में जो बैठा है जवाब दो। आईबीबी का 0 होना क्या सिग्निफाई करता है? मास on the same on the axis and they perform no rotation। वो रोटेट ही नहीं हो रहे हैं, एक्सिस पर ही पड़े हुए हैं और वो रोटेट नहीं हो रहे हैं। बोलो बिल्कुल सही कह रही हो निधि। क्लियर है इतनी बात? फटाफट लिखो, या लिख लिया तो एक और क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल ईशान, बीबी के केस में, बीबी वाला जो केस है, एक्सिस बीबी वाला जो केस है, उसमें मेजर मास एक्सिस पर ही पड़ा हुआ है। मेजर क्या, पूरा मास ही एक्सिस पर पड़ा हुआ है, इसीलिए वैल्यू 0 है। एक और क्वेश्चन करेंगे। ये 1 1 एक्सिस है, ये 2 2 एक्सिस है, ये 3 3 एक्सिस है, और स्क्वायर की लेंथ ले लो, स्क्वायर मास प्लस प्लेट ऑफ लेंथ एल। चलो 1 मिनट दूंगा, सॉल्व करो। ये सब एम मास है ना? एक बार ऐसे घुमाया और एक बार ऐसे। क्या आंसर क्लियर है सभी को? कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ एक्सिस ली और उसके और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखे। फटाफट देखो सभी लोग। So the question is, find the moment of inertia of a 3 particle system as shown. चलो सॉल्व करो। I11 देखो तो कहां पर है? यहां पर है। अगर I11 यहां पर है तो m मास ये, m मास ये, m मास ये, ठीक है। एक्सिस से दूरी L/2 L/2, उसकी 0, तो m × 0
m इंटू एल बाई टू का स्क्वायर, m इंटू एल बाई टू का स्क्वायर इज I11, m l स्क्वायर बाय 4 टू टाइम्स m l स्क्वायर बाय 2, पहला आंसर। I22 सर ये रही हमारी एक्सेस, यहां से ये कितने दूरी पे है ये निकालना पड़ेगा सर। जल्दी बताओ हाइट ऑफ द ट्राइंगल कितनी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। जल्दी से हाइट ऑफ द ट्राइंगल बताओ, ये हाइट कितनी आ रही है, तुम लोग जवाब दे सकते हो बेटा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 2l और l हाइट निकालनी है तुम्हें, 4l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर। 4 4 जा 16 माइनस 1 15, 3 कैसे आ रहा है प्रांशु? हाँ गलत है, 15l स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट में हाइट, अंडर रूट 15l बाय 2, ये हाइट आ गई। I22 में सारा मास देखें हम तो ये तो एक्सिस पर ही है, तो इसका तो हो गया 0, सिर्फ एक ही मास है जो कि ऊपर है, कितनी ऊपर है वो, m अंडर रूट 15 l बाय 2 का होल स्क्वायर, तो m 15 l स्क्वायर बाय 4, 15 ml स्क्वायर बाय 4, दिस इज द आंसर। इसके बाद अगर कोई बोल दे कि 3 3 के अबाउट बताओ, तो ये रही 3 3 एक्सेस, यहां से ये दूरी कितनी होगी, ये 90 डिग्री। देखो जिसे सेंट्रॉइड, मीन, मोड, मीडियन नहीं आते ना, अपनी होशियारी ना बताओ। ये L क्योंकि 90 डिग्री वाली लाइन L L पे डिवाइड कर देगी, ये 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस निकाल लो। ठीक है ना, अपनी ओर से बुद्धि ना लगाओ कि ये मीन होगा, मीडियन होगा, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। क्या होगी ये जल्दी बताओ वैल्यू, सॉरी ये हाइपोटेनियस होगा, ये ना, ये बेस, ऐसा कैसे पॉसिबल है, कितनी आ रही है बताओ, क्या ये वैल्यू 3l आ रही है? कुछ गलत करा क्या, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? ये ट्राइंगल लिया हमने है ना, ये लेंथ है बेटा l और ये लेंथ है l, तो ये कितना होगा, 90, तो ये कितना होगा बच्चों, तो √2l, बोलो, तो इसके लिए भी लिख लो I33 m √2l का स्क्वायर, m4l स्क्वायर, m2l स्क्वायर, सॉरी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक बातें समझ में आई सभी को? हाँ अच्छा, अभी देखो दो इलस्ट्रेशन 7
और इलस्ट्रेशन 8 जो कि आपके पास क्वेश्चन बुक है, वर्क बुक आपका मॉड्यूल, उसमें से सॉल्व करो ना। इलस्ट्रेशन 7 और 9 सॉल्व करो जल्दी से। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।